नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही युवाओं के लिए इसमें करियर बनाकर अपनी अलग पहचान बनाने का भी एक अच्छा माध्यम है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है युवाओं के लिए एथलेटिक्स और खेल के अवसर, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर सतीश, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी खेल के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं अपने खेल के सफ़र की शुरुआती तौर पे बात करूं तो जैसे कि मैं एडवर्ड स्कूल में पढ़ता था जी। उसके बाद हमारा इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ करता था स्पोर्ट्स का। तो वहाँ पर जो मेरे मामा जी है श्री लालचंद शर्मा जी, इसी फिज़िकल एजुकेशन फील्ड से ही वो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं 2019 में। तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को वहाँ पर देखा कि हाँ, इसका टैलेंट अच्छा है। वो स्पोर्ट्स की फील्ड में थे तो उन्होंने मुझे वहाँ एक्टिविटीज़ करते हुए देखा। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को भी यही बोला और मुझे भी बोला कि इसका स्पोर्ट्स इतना अच्छा है तो आप इसी फील्ड को ऑप्ट करें जिसमें मैं हूँ और आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और भगवान की दया से वो आज उनकी उसमें मैं खरा उतरा और आज की डेट में जो भी हूँ मैं उनके बदौलत हूँ। जी, आपने एथलेटिक्स में भी नेशनल खेला है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। एथलेटिक्स का जो मेरा सफ़र रहा है वो इंटर कॉलेज, जैसे मैं इंटर स्कूल से, जैसे कि मैंने आपको बोला, वहाँ से सफ़र शुरू किया था जी। फिर यहाँ पर जो है आप उस टाइम सुमन रावत मैडम, जो कि अपने में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो जॉइंट डायरेक्टर भी यहाँ से रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन किया और जो भी एक्टिविटी, जैसे सबसे पहले हमारा 3000 मीटर, 1500, 800 मीटर्स ये प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी जी। तो जब मैं यहाँ से जोन लेवल पे पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर मेरी पोजीशन आई, अच्छी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे रहा जी। फिर डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया। तो धीरे धीरे करके फिर मैडम और मामा जी और पेरेंट्स की गाइडेंस से मैं एथलेटिक्स ही करियर अपना चुन लिया। और फिर जब मैं कॉलेज उसमें आया तो फिर मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो ऐसा था कि अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूं तो मतलब जितना भी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन, जितनी भी इवेंट्स का होता था उसमें सारे मेडल्स मैं जीतता था, इतना कंपटीशन महसूस नहीं हुआ करता था। जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कंपटीशन कोई चीज़ है। और वहाँ पर फिर मैंने हमीरपुर में और डिफरेंट वेन्यूज़, बिलासपुर में, वहाँ पर अपने एथलेटिक्स में ही ट्रैक इवेंट जो 800, 1500 इवेंट में भाग लिया और मेडल आता रहा। और ऑल इंडिया में भी इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं पार्टिसिपेशन किया है और सीनियर नेशनल में भी एथलेटिक्स में 800, 1500 में पार्टिसिपेशन रहा है जी। तो ये तो मेरा एथलेटिक्स का सफ़र रहा और बाकी दूसरी गेमें साइड बाय साइड इसके थी। मेन एथलेटिक्स में करता था जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर, ये एथलेटिक्स किस प्रकार की गेम है, किस तरह की इसमें कैटेगरीज होती है, किस तरह का इवेंट्स रहते हैं इसमें? अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो ये जो वर्ड है एथलेटिक्स, ये एथलॉस ग्रीक वर्ड है, वहाँ से शुरू हुआ। इसका नाम है रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जी। इसमें इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती है, कंपटीशन होता है जी। और ट्रैक इवेंट में भी अगर हम बात करें उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है जी। उसमें स्प्रिंट, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की इवेंट रहते हैं जी। स्प्रिंट में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, मिडिल में 800, 1500 मीटर जी। और उसके ऊपर की स्पर्धाएं सारी लॉन्ग डिस्टेंस में रहती है। फिर उसी में फील्ड इवेंट है। फील्ड इवेंट के दो भाग है, जैसे अपना थ्रोइंग इवेंट हो गया और जंपिंग इवेंट्स हो गए। तो अगर आप इसको थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे तो इसमें जो जंपिंग है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए रहता है, जिससे कि लंबी कूद हम बोलते हैं, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप रहती है। वर्टिकल जब हम हाइट के लिए compete करते हैं उसमें पोल वॉल्ट और हाई जंप रहता है। थ्रोज में हमारा जेवलिन थ्रो, जिसको हम लंबा सा एक जेवलिन होता है, रॉड सी होती है, उसको फेंकना होता है, भाला फेंकना भी, भाला फेंकना हिंदी में एग्जैक्टली। और फिर हैमर थ्रो होता है, देन डिस्कस, शॉर्ट पुट। तो ये इवेंट हमारे फील्ड इवेंट कहलाते हैं। ट्रैक का मतलब है जो रनिंग इवेंट्स हो गए हैं। तो इसमें
उसमें डिवाइड है ये फील्ड और ट्रैक इवेंट्स में। जी, तो इसमें भाग लेने का क्राइटेरिया क्या रहता है? अगर आप पार्टिसिपेशन या भाग लेने की बात करें तो स्कूल में तो इंटर स्कूल लेवल रहता ही है। जैसे अगर आपने अपना टाइम स्कूलिंग किया होगा तो वहाँ पर कंपटीशंस ऑर्गेनाइज किए होते हैं स्कूल लेवल पे ही। जी। जैसे हम एडवर्ड्स में थे तो हमारे हाउसेज रहते थे, ग्रीन हाउस, सेंट ल्यूक्स या सेंट जोन्स या इस तरह का नामकरण हुआ करता था। तो वो साल में एक बार इवेंट होती थी, एथलेटिक मीट जिसको बोलते थे। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हुआ करती थी, जैसे ABCD, उसमें कोई फॉर्मूला हुआ करता था। वो फॉर्मूला लगाकर ABCD ग्रुप का बच्चों का क्लास और एज कंसिडर करते थे, वेट कंसिडर करते थे और फिर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया करते थे एथलेटिक्स में। फिर उसके बाद आप जब स्कूल लेवल में आपने परफॉर्म कर लिया तो हमारा जो इसमें एक्टिव रोल रहता है, क्योंकि ये तो हमारा कन्फाइंड रहता है, लिमिटेड रहता है स्कूल तक की। अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज का जो ऑफिस है, इनके प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे पहले जोन लेवल का होता है। ये इम्पोर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा, जो हमारे को पता होना चाहिए। सबसे पहले जोन लेवल होता है एक लेवल, उसके बाद हम फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट करते हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे जाता है और स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल रहता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे। और क्योंकि बाकी स्कूल्स तो अपने लेवल तक ही करते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स या एसोसिएशन के माध्यम से इवेंट या कंपटीशन या टूर्नामेंट जिसको हम बोलते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और स्कूल उसमें अपनी भागीदारी बच्चों के तौर पे पार्टिसिपेशन देता है। और फिर जब जैसे जैसे मेडल आते हैं, पोजीशंस आती हैं, वो हायर लेवल पे बच्चा जाता रहता है। फिर जैसे जोन से सिलेक्ट हो गया वो डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हो गया वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट में मेडल आ गया तो वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगा उदाहरण के तौर पे नेशनल्स में, और फिर नेशनल गेम्स और फिर वो इंटरनेशनल लेवल। तो ये सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कंपटीशंस है, वो इस तरह से चलता है साइकिल। जी, तो जैसे आपने हिमाचल के रिप्रेजेंटेशन की अभी बात की, तो हिमाचल का एथलेटिक और दूसरे खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रहती है? अगर हम भूमिका की बात करें तो उसमें मैं रिसेंटली देख रहा था जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ने अपनी वेबसाइट पे जो रिसेंटली अपलोड किया है, वो हमारे पास अभी 50+ एथलीट्स या डिफरेंट गेम्स में हम हिमाचल प्रोड्यूस कर चुका है और वो इंटरनेशनल लेवल में उनका वर्चस्व रहा है। और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एक नाम बहुत बड़ी हस्तियां, जैसे अपने सुमन रावत मैडम जॉइंट डायरेक्टर रहे, उनका एथलेटिक्स ही था, उनका साउथ एशियन गेम्स में मेडल रहा, उनका एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल रहा और अर्जुन अवार्ड से वो सम्मानित हैं। अपना परशुराम अवार्ड जो स्पेसिफिक हिमाचल में दिया जाता है उससे वो उनको नवाजा गया है। उसके अलावा हमारे जो एथलेटिक्स में रहे हैं अमन सैनी, उनका नाम हिमाचल में हो सकता है कम सुना हो, वो मेरे कंपटीटर भी रहे हैं। वो हमेशा फर्स्ट आते थे, मैं सेकंड आता था। तो वो आज की डेट में पंजाब पुलिस में DSP तक या उसके ऊपर वाली उस पे कार्यरत होंगे। मैं उनसे कुछ ही दिन पहले मिला था और एक पुष्पा ठाकुर जी हैं जो अपने हमीरपुर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये तो कुछ बड़े नाम थे जो एथलेटिक्स की फील्ड में जिन्होंने अपना इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी जिन्होंने अपना नाम कमाया है। अगर हम बाकी बात करें तो इससे अलावा रिसेंटली जो क्रेज़ हैं क्रिकेट का, अगर आप देखो रेणुका ठाकुर अपने रोडू या इस साइड से अपर बेल्ट शिमला से संबंध रखती हैं, तो वो भी उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ज़्यादा दूर ना जाता हो, एकदम लाइव एग्जांपल आपके सामने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं अनुराग ठाकुर जी, अपने शिमला में ही है कार्यरत। वो भी बॉक्सिंग में इससे परशुराम अवार्ड से सम्मानित है। फिर अगर आप बात करें कबड्डी की, उसमें अगर वुमेन की बात करें तो उसमें प्रियंका ठाकुर हो गया, ये बहुत बड़ा नाम है अपने में ही। और अजय ठाकुर जी हो गए, DSP हैं अपने कबड्डी में ही हैं वो, आजकल नालागढ़ में शायद DSP पोस्टेड है। और ये भगत सिंह जी हैं, ये भी बॉक्सर, शिव चौधरी जी हैं, ये सारे बॉक्सर्स रहे हैं।
तो हमारा जो मेन इस है वो काफ़ी ज़्यादा इस स्तर पे रहा है। अब क्योंकि पहले की अगर हम बात करें सुविधाएं की, तो पहले इतनी नहीं हुआ करती थी जी उसके बावजूद इन सब ने इतना मुकाम हासिल किया, हिमाचल का दर्जा कहीं ना कहीं कराया। ये कह सकते हैं कि हिमाचल काफ़ी आगे है खेल में। हाँ जी, बट जितना अब ज़्यादा अपेक्षा है क्योंकि स्पोर्ट्स का आज की डेट में स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इससे रोज़गार और उसकी वो भी बढ़ रही है। जी, तो स्कूल और कॉलेज पे किस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और वो कितने अंतराल पे करवाए जाते हैं ऑर्गेनाइज? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों को या पेरेंट्स जो फिजिकल एजुकेशन, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी कि एथलेटिक्स और जो स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये सारा का सारा फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जी तो अगर हमारे को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो आप जब कॉलेज में ऑप्ट करते हैं उसका मोटिव सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लिया तभी आप बाकी गेमों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कैसे करवाया जाता है कॉलेज में। जी इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, स्पोर्ट्स कर सकता है स्पोर्ट्स में, चाहे वो अपना साइंस साइड से है, जी चाहे वो कॉमर्स साइड से है या अपना फिजिकल एजुकेशन उसने ऑप्ट किया है, कंप्यूटर साइंसेज है, बीबी है, कोई भी जो कॉलेज का स्टूडेंट या दूसरी स्ट्रीम से भी है। जी अब उसमें जो रहता है कॉलेज में, स्पेसिफिकली पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ अभी, तो कॉलेज का आपको बताता हूँ, बाद में स्कूल का बताते हैं। जी कॉलेज में हम अपने लेवल पर ट्रायल्स करते हैं या फिर टूर्नामेंट हाउसेस वगैरह बनाकर, फॉर्मेशंस बनाकर जी उनका आपस में इंट्रा हाउस जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक, हाँ जी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है कि कॉलेज में फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे जैसे वॉलीबॉल ले लें, हाँ जी तो वॉलीबॉल में मैंने अगर ग्रुप बना दिया कि आर्ट्स का ग्रुप एक, साइंसेज का ग्रुप एक, कॉमर्स का एक, हाँ जी और ये जब अपना जो बी वॉक है, बीबीए है, इनका एक फॉर एग्जांपल, तो मैं इनको 4 में आपस में कंपटीशन कराऊंगा। अब इनमें जो अच्छी मतलब कंपटीटर्स दिखेंगे, हाँ जी निकलेगा हमारी ऑब्जर्वेशन में, जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो एक टीम फॉर्म करेगी कॉलेज की। जी फिर एचपी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे एचपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जी एक स्पोर्ट्स कैलेंडर एचपी यूनिवर्सिटी अपना पब्लिश करती है कि जिसमें स्पेसिफिक शेड्यूल रहता है इवेंट्स का। जी और अगर मैं आपको स्पेसिफिक डेट बताऊं तो वो हमारा जुलाई तक वो पब्लिश हो जाता है जी और उसके बाद हमारी पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है इंटर कॉलेज में। जी तो उसमें जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं हिमाचल के, वो हर कॉलेज अपना टीम उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भेजती है जी और फिर उसके बाद जो भी विनर रहे वो फिर आगे उनका चयन होता है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए। जी अब इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जोन और ऑल इंडिया डायरेक्ट भी है। कुछ गेम जैसे एथलेटिक्स की हम बात करें तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हमारा नेशनल में रहता है, जी जूडो में डायरेक्ट रहता है, उसमें जोन नहीं होता है। अब उसी तरह हम बात करें कबड्डी, अपना बास्केटबॉल, जी वॉलीबॉल, इनमें पहले जोन होता है। तो ये सभी जो टूर्नामेंट्स होते हैं जो आपने कहा कि जून में होते हैं, वो सारी गेम्स के या सारे खेल के एक ही टाइम पे होते हैं या फिर अलग अलग समय में नहीं, रहते जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कैलेंडर होता है, हैं? हाँ जी स्पोर्ट्स कैलेंडर में डिफरेंट गेम्स का डेट और वेन्यू डिफरेंट रहता है। जी ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई क्लैश हो जाए डेट। अगर क्लैश हो भी रहा हो किसी कारण से तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें तो थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। जैसे मान लो अगर कोई शेड्यूल डेट आपका अक्टूबर में है जी और दूसरा कंपटीशन भी फॉर एग्जांपल अक्टूबर में सेम डेट में क्लैश कर रहा है जी और बच्चा हमारा दोनों गेमों में आ रहा है, जी तो रिक्वेस्ट करके वो पोस्टपोन किया जा सकता है नवंबर दिसंबर। तो हम इसको लास्ट ये मान के चलें कि दिसंबर तक हमारी सारी की सारी तकरीबन सारा का सारा इंटर कॉलेज का जो स्पोर्ट्स का कैलेंडर है जी वो ख़त्म हो जाता है। और इसमें काफ़ी सारी गेम्स हैं, अगर हम ये माने तो अभी 21 या 22 गेम्स या डिसिप्लिन्स या इससे ज़्यादा लगभग 25-26 के आसपास डिसिप्लिन्स हैं डिफरेंट गेम्स के जी जो पार्टिसिपेशन बच्चे जिस गेम में करते हैं। जी जी, तो एक खिलाड़ी एक से अधिक गेमों में भी जैसे आपने कहा कि वो पार्ट ले सकता है। हाँ, तो कॉलेज, हाँ जी, कॉलेज लेवल पे वो एक खिलाड़ी कितने गेम्स में एक टाइम पे पार्ट ले सकता है? इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल 5 गेमों में अच्छा है जी तो ऐसा तो नहीं हो सकता, खैर, क्योंकि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा देखना पड़ता है कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल।
अगर एक बच्चा 5 गेमों में अच्छा है और वो कॉलेज की टीम में है तो कॉलेज के लिए तो बेनिफिट है कि वो बच्चा रिप्रेजेंट करे जी। पर वो सारी जगह एक ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस होना चाहिए कि अगर तो वो उसको मिल रहा है वो टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल 1 तारीख को हो रहा है जी। और वो कबड्डी में भी है जी। और वो हमारा बास्केटबॉल में भी है और वो एथलेटिक्स में भी किसी इवेंट में है, जी। अगर तो वो डिफरेंट गेम्स में है तो वो उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, लिमिट नहीं है। जी। पहले ऐसी कोई लिमिट लगाई गई थी बट सच ऐसी कोई लिमिट नहीं है। और अगर क्लैश हो रहा है 1 या 2 गेम में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर स्टिल कोई समाधान नहीं है तो उसको अपनी एक बेस्ट गेम में हमारे को ही चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए और बच्चे के लिए बेस्ट गेम कौन सा रहेगा। जी। तो खेल में ओपन कैटेगरी क्या होती है और बच्चे उसमें कैसे पार्ट ले सकते हैं? जो ओपन कैटेगरी है वो बेसिकली उसमें एज बार नहीं रहता है, इट इज़ फॉर एवरीवन, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जी। अब जैसे मैंने आगे बोला एज ग्रुप, जैसे मतलब अंडर 14 हो गया, अंडर 17 हो गया, तो ये तो हमारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के है, क्योंकि अगर हम सारा ओपन में डालेंगे तो बच्चों को तो चांस नहीं मिलेगा। जी। तो इसलिए डिफरेंट एज कैटेगरीज के अंतर्गत यूथ का, जैसे अंडर 14 हो गया, अंडर 17 हो गया, यूथ गेम्स हो गई, फिर सीनियर लेवल पे हो गया। तो जो सीनियर लेवल पे हो गया वो ओपन रहता है, उसमें कोई एज इज़ नॉट अ बार कि आप 30 साल वाला नहीं खेलेगा या 16 साल वाला नहीं खेलेगा। जी। तो इस तरह से ये ओपन कैटेगरीज फॉर ऑल, जी। ये इस तरह से रहती है कैटेगरी। तो एक खिलाड़ी के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य होता है? ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि कितना घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में जो प्रैक्टिस की बात है ना, उसमें हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम एथलेटिक्स या फिर डिफरेंट गेम्स जी। हम एज ए इसको करियर लेना चाह रहे हैं या एज अ हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं। जी। अगर हम अब करियर की बात, उसमें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आता है, अगर हमारे को परस्यू करना है एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जी। तो आपको मिनिमम जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको कम से कम 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। जी। ये 1.5 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग का है। हाँ, अगर आप अपने बच्चे को या कोई भी बच्चा कर रहा है कि जस्ट फॉर द फिटनेस सेक, जी। तो फिर आप आधा घंटा मिनिमम लेकर चलें और उसमें कोई भी आप डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं वो करवा सकते हैं। बट अगर आपको कंपिटिटिव के लिए तैयार करना है तो उसमें मैंने आपको जब बताया कम से कम 1.5 घंटे तो आपको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, एक शेड्यूल होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप तैयारियां कर रहे हैं। तो ये साइंटिफिक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग किस तरह की होती है? साइंटिफिक अगर मैं बात करूं तो ये आम लोगों को पता नहीं, या आपको अगर जैसे बात करें कितना समझ आएगा। जी। इसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम बात करते हैं, वी कॉल इट अ लोड पैरामीटर्स। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ, मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस या एंडोरेंस आपकी बढ़ानी है, जिसको हम बोलते हैं स्टेमिना बढ़ाना है जी। तो मेरा यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। वॉल्यूम का मतलब होगा कि आपको मैं कोई भी काम दूंगा लंबे ड्यूरेशन का, जी। और वो ड्यूरेशन होगा या तो होगा किलोमीटर या होगा टाइम के अगेंस्ट। मैं आपको बोलूँगा आपको आधा घंटा दौड़ना है या वॉक करना है, जी। दूसरा मैं बोलूँगा कि आपको 5 किलोमीटर भागना है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको इस पे काम करा रहा हूँ तो इट मीन्स मेरा मोटिव ट्रेनिंग का एंडोरेंस बढ़ाना है। जी। तो ये एक तो छोटी सी बात है। फिर इसमें साइंटिफिक जैसे बायोमैकेनिक्स है, एंथ्रोपोमेट्री है, ये बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या है कि जो फिजिक्स के जितने प्रिंसिपल्स हैं जी। हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे को एक ह्यूमन बॉडी में डालने हैं, अप्लाई करने हैं। फोर्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, वो सारी की सारी आपको एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपको ये साइंटिफिक है बेसिकली। अब मैंने आपको अगर क्वेश्चन आपको हो सकता था कि किसी एथलीट को कितना दौड़ाना है, 5 आधे घंटे से हो जाएगा, तो नहीं, यहाँ पर साइंटिफिक एकदम आएगा। पहले मेरे को टेस्ट लेने पड़ते हैं, वी कॉल इट प्री टेस्ट। मेरे को आपको एफिशिएंसी, आपकी क्षमता देखनी है कितनी है, फिर मैं क्षमता के अकॉर्डिंग, मेरे को पता है आपकी क्षमता इतनी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा भार दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सभी को कैटेगरी को बोलूंगा सबने आधा घंटा रनिंग करनी, एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। हो सकता है हम में से कोई ऐसा बच्चा हो जो आधा घंटा दौड़े उसको फर्क ही ना पड़े, फिटनेस लेवल अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है जो 15 मिनट बाद बच्चा थक जाए। तो हमारे को उसका पहले
मैक्सिमम देखना है, उसके बाद हमारे को उसको ट्रेनिंग लोड देना है। जी तो ये इस तरह से चलता है। इसमें लोड पैरामीटर्स इंटेंसिटी आती है, जी वॉल्यूम है, सबसे बड़ी चीज़ है रिकवरी, टाइम देना होता है हमारे को, जी फिर खाना और डाइट, वो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी। तो लड़कों और लड़कियों के लिए क्या सेम तरह की ट्रेनिंग होती है या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? अगर हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। इसमें जी। हम कभी भी इसको एक नहीं कर सकते, इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कंपटीशंस होते हैं, अब तो क्या शुरू हो गए हैं मिक्स टूर्नामेंट्स भी, जी जिसमें पुरुष और महिला वर्ग का टूर्नामेंट कुछ एक सिलेक्टेड उसमें है। जी बट हम ट्रेनिंग पॉइंट एस्पेक्ट से एक फीमेल को और मेल को, या एक लड़की को या लड़के को सेम लेवल पे इंटेंसिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जी। जेंडर डिफरेंसेस है। जी तो इसमें ये माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा वीकर जेंडर है। अगर हम स्ट्रेंथ की भी बात करें, उदाहरण के तौर पे आप सेम लेवल का अगर बच्चा अपने सामने रखोगे, एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की, तो आप उनमें देखोगे अंतर है। स्ट्रेंथ में बच्चा जो बॉय होगा, मेल होगा, जी वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रेंथ में लड़की जो होगी वो थोड़ी वीक होगी। जी बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, फीमेल या उस बच्ची में ज़्यादा होगा सेम एज के, और दूसरे वाले साइड अगर आप देखोगे बच्चे में, लड़के में, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी। जी तो तो उसमें डिफरेंस आता है दोनों इमोशन, साइकोलॉजिकली भी डिफरेंस रहता है। ये तो फिजिकल एस्पेक्ट बात की, जी तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो सेम पैरामीटर पे हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए। जी अगर आप रिक्रिएशन या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, वो आप हम कंबाइन कर सकते हैं। जी। तो खेल में और कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ की संभावनाएं हैं और उसके कौन कौन से कोर्स होते हैं? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये माना जाता है कि पता नहीं फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लिया, ये मानसिकता है कि कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, और मेरी तरह अगर जैसे मैंने आपको बताया सुमन रावत मैम एंड ऑल, जी यहाँ पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो व्यवसाय या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, टीचिंग साइड आ गया, एक नॉन टीचिंग आ गया। जी टीचिंग साइड तो डिफरेंट, जैसे अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, पीईटी जो स्कूल में होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो 10th तक होता है। उसकी क्वालिफिकेशन, ये थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, वो बीपीएड अगर हमने किसी अभ्यर्थी ने की है जी तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एलिजिबल है। जी अब अगर उसको डीपीई जिसको हम बोलते हैं, लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, जो +1 और +2 में ही होता है, जी अगर उसको वो जॉब में जाना है तो उसको मास्टर्स डिग्री करना अनिवार्य है। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम एमपीएड बोलते हैं या एमपीईएस जी बोलते हैं, वो करना जरूरी है। अब आती है बात कॉलेज की, जिसमें हम हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे, जी उसमें यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन रहता है और ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में होता है, फिजिकल एजुकेशन में भी है। तो वो जैसे ही उसका आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आपकी एलिजिबिलिटी या पात्रता यूनिवर्सिटी लेवल के लिए फुलफिल हो जाती है। अब इन्होंने पीएचडी भी आने वाले टाइम में कंपलसरी हो जाएगी यूनिवर्सिटी के लिए। जी तो ये डिफरेंट है। और कोर्सेज की अगर बात करें तो वो बीपीएड, एमपीएड जी और बीपीएस। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, आप संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हिमाचल में हमारे पास एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, यहाँ पर हमारे पास मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड चल रहा है, एमपीईएस भी है। और सुंदरनगर में एक एमएलएसएन कॉलेज है, वहाँ पर बीपीएड चल रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चों को फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करना है तो वो +2 के बाद करें। 4 साल का डिप्लोमा होता है बीपीएड, और वो 2 साल का होता है ग्रेजुएशन करने के बाद। तो बेटर है +2 के बाद स्विच करें, तो इसमें आपका 1 साल बच जाता है। और उसके बाद फिर एमपीएड, और फिर जो बाकी के है सेक्टर 11 में चंडीगढ़ में है, गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई है पटियाला में। तो वहाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो जेट आने वाली है। जी सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और यहाँ पे आने के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।